बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था जिसे लोग शांतिपुर कहते थे। ये गांव अपनी सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चारों ओर घने पेड़, कच्चे रास्तों की सौंधी खुशबू और सुबह सुबह मंदिरों की घंटियों के साथ रसोई से उठती पकवानों की महक यहाँ की पहचान थी। शांतिपुर के लोगों का भोजन से एक गहरा और भावनात्मक रिश्ता था। यहाँ के लोग स्वाद के शौकीन थे और खासकर पारंपरिक मांसाहारी व्यंजनों के लिए ये गांव पूरे जिले में मशहूर था। यहाँ की एक और बड़ी खूबी ये थी कि युवा नौकरी के लिए शहरों की ओर भागने के बजाय अपनी मिट्टी में रहकर कुछ नया करने का जज्बा रखते थे। कोई छोटा ढाबा खोलता, कोई हस्तशिल्प का काम करता, तो कोई खेती में नए प्रयोग करता। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन स्वभाव से बहुत ही सरल, शांत और मददगार था। गांव का बच्चा बच्चा उसे पसंद करता था क्योंकि वो कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता था। लेकिन आर्यन के भीतर एक अद्भुत हुनर छिपा था। वो खाना पकाने का जादूगर था। चाहे वो पुराने जमाने का चूल्हे पर बना देसी खाना हो या मसालों से लबरेज मटन करी, आर्यन के हाथों में ऐसी बरकत थी कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता। लोग कहते थे कि आर्यन के मसालों के अनुपात में कोई ऐसी शक्ति है जो रूह को तृप्त कर देती है। इतना हुनर होने के बाद भी आर्यन बेरोजगार था। उसकी माँ, जो कभी जिले की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी थीं, अब रिटायर हो चुकी थीं। उनकी अच्छी खासी पेंशन से घर का गुजारा चल जाता था। इसलिए आर्यन ने कभी अपनी कला को व्यवसाय बनाने का नहीं सोचा। आर्यन का एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था वरुण। वरुण और आर्यन की दोस्ती जय वीरू जैसी थी। एक दिन शाम को दोनों गांव की पुरानी नदी के किनारे बने चबूतरे पर बैठे थे। वरुण काफी परेशान दिख रहा था। यार आर्यन, आज फिर घर में महाभारत हो गई। बाबूजी ने सुबह से ही ताने मारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उम्र बीतती जा रही है और मैं बस दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि बिना पूंजी और बिना ज्यादा पढ़ाई के मैं क्या बड़ा काम शुरू करूँ। भाई, हालत तो मेरी भी कुछ खास अलग नहीं है। माँ कहती तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखती है कि उनका बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। वरुण मुस्कुराते हुए, छोड़ ये सब उदासी की बातें। अभी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तेरे हाथ का जादू चखे हुए जमाना हो गया। चल, मेरे पास 300 रुपए बचे हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे भाई, मेरे पास भी 600 रुपए रखे हैं, कुल 900 हो गए। चल, आज ऐसा मटन पुलाव बनाते हैं कि तू अपनी परेशानी भूल जाएगा। दोनों तुरंत बाजार की ओर भागे। उन्होंने करीम चाचा की दुकान से ताजा मटन लिया, पास की किराना दुकान से सबसे बेहतरीन बासमती चावल और साबुत खड़े मसाले खरीदे। घर पहुंचते ही आर्यन और वरुण काम में जुट गए। आर्यन ने सबसे पहले मटन को मलमल के कपड़े की तरह साफ धोया। फिर उसने दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और अपने गुप्त मसालों के साथ मटन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया। वरुण ने चावल धोने और प्याज काटने में उसकी मदद की। जब मटन धीमी आंच पर पकने लगा तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। तभी आर्यन की माँ रसोई में आई। वाह आर्यन, आज तो कुछ बहुत खास बन रहा है। खुशबू तो पड़ोसी के घर तक पहुंच गई होगी। आर्यन: हाँ माँ, वरुण का मन था तो सोचा आज दिल से मटन पुलाव बनाया जाए। आज आप भी हमारे साथ ही खाएंगी। तीनों ने मिलकर थाली सजाई और खाने बैठे। तभी खिड़की से एक पड़ोसी मुखिया जी झांकने लगे। खुशबू उन्हें खींच लाई थी। मुखिया जी: बेटा आर्यन, आज क्या गजब ढा दिया। मैं गली से गुजर रहा था और कदम खुद ब खुद यहाँ मुड़ गए। आर्यन ने आदर के साथ उन्हें भी एक प्लेट दी। मुखिया जी ने तृप्त होकर खाना खाया और जेब से 200 रुपए निकालकर आर्यन के हाथ में थमा दिए। अरे मुखिया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो घर के बड़े हैं। नहीं बेटा, ये इस स्वाद का सम्मान है। बाजार में घटिया खाना भी 200-250 का मिलता है। तेरा हुनर तो अनमोल है, इसे रख ली। मुखिया जी के जाने के बाद वरुण के दिमाग की बत्ती जली। वरुण: चल आर्यन, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए चौपाल पर टहल कर आते हैं। और हाँ, मुझे तुझसे एक जरूरी बात भी करनी है। चौपाल पर पहुंचने के बाद वरुण ने कहा, देख आर्यन, यही रास्ता है।
हमने कुल 900 रुपए खर्च किए, उसमें 5 लोग पेट भर कर खा सकते थे। अगर हम इसे बड़ी स्तर पर करें तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बात तो दम वाली है वरुण। कल से हम आर्यन वरुण मटन कॉर्नर का ठेला लगाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों ने एक पुराना ठेला किराए पर लिया, उसे रंग रोगन कर चमकाया और गांव के मुख्य चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही मटन और चावल की परतों वाला पतीला खुला, पूरे चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। दोपहर तक उनकी सारी बिरयानी और मटन बिक गया। दोनों बहुत खुश थे कि उनकी पहली कमाई ईमानदारी और मेहनत की थी। दोनों पैसे गिन ही रहे थे कि तभी हट्टे कट्टे नौजवान के साथ गांव का दबंग ठाकुर भानु प्रताप उनके ठेले पर आ पहुंचता है और कहता है, तो नई दुकान खुली है, महक तो अच्छी है, निकालो आज की कमाई का 60% हिस्सा इधर करो। 60%? लेकिन ठाकुर साहब, मेहनत हमारी है, निवेश हमारा है, हम आपको पैसा क्यों दे? छोकरा, ज्यादा जुबान मत लड़ा। ये जमीन ठाकुर साहब की है, यहाँ पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। अगर यहाँ ठेला लगाना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, वरना कल ये ठेला यहाँ नहीं शमशान में मिलेगा। ठाकुर के आदमियों ने जबरन आर्यन का ठेला पलट दिया और उनके बर्तन छीनकर अपने गोदाम में डलवा दिए। आर्यन और वरुण बेबस होकर देखते रह गए। आर्यन और वरुण हार मानने वालों में से नहीं थे। वे गांव के अन्य छोटे दुकानदारों के पास गए। वहां उन्हें पता चला कि हर ठेले वाला ठाकुर के जुल्म से परेशान है। भाइयों, अगर हम डरते रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ठाकुर के पास ताकत है, लेकिन हमारे पास हमारा घर है और हमारी एकता है। मेरे पास एक योजना है। हम कल से कोई ठेला सड़क पर नहीं लगाएंगे। हम सब अपने अपने घरों से होम डिलीवरी और होम डाइनिंग शुरू करेंगे। ठाकुर सड़क पर हफ्ता वसूल सकता है, हमारे घरों के अंदर घुसने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि कानून उसे इसकी इजाजत नहीं देता। गांव वालों को यह विचार पसंद आया। आर्यन ने सबको समझाया कि अगर ग्राहक को स्वाद मिलेगा तो वो घर तक चल कर आएगा। अगले दिन से शांतिपुर का नजारा बदल गया। चौराहे पर कोई ठेला नहीं था। कोई अपने बरामदे से समोसे बेच रहा था तो कोई खिड़की से सब्जियां। आर्यन और विशाल ने अपने घर के अहाते को बिरयानी पॉइंट बना दिया। जब ठाकुर के आदमी वसूली के लिए निकले तो उन्हें पूरी सड़क खाली मिली। उन्हें समझ नहीं आया कि वे घर घर जाकर किससे लड़े। पूरा गांव एकजुट था। यदि ठाकुर किसी एक घर पर हमला करता तो पूरा मोहल्ला बाहर निकल आता। धीरे धीरे ठाकुर का दबदबा खत्म हो गया, क्योंकि उसकी आय का स्रोत यानी अवैध वसूली बंद हो चुका था। गांव वालों को अब धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं थी और उनका मुनाफा भी बढ़ गया था। आर्यन और विशाल ने न केवल अपना रास्ता बनाया, बल्कि पूरे गांव को निर्भय होकर जीना सिखाया। ठाकुर को अंततः अपनी हार माननी पड़ी और उसने गांव छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या का समाधान हमेशा हिंसा नहीं, बल्कि सूझबूझ और एकता होती है। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुकना पड़ता है।